एपिसोड 9। दोपहर के खाने के बाद प्रेम अपने दफ्तर में आकर बैठा था। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। अब उसे एक सिम्त मिल गई थी जिस पर वो सोच रहा था। किसी हद तक हालात अब वाज़ेह हो गए थे। खाना खाने से 2 घंटे कबल ही मोहिनी चली गई थी। उसके जाने के बाद कई नंबरों पर फ़ोन करके उसने बहुत सारी मालूमात इकट्ठा कर ली थी। उसे ये तो मालूम हो ही गया था कि फ़िल्म की शूटिंग नेकीदार के जंगल में होगी, इसलिए उस जंगल की हालत क्या है इस बारे में उसे मालूमात हासिल करना थी। जंगल में शूटिंग के लिए उसे महकमे से इजाज़त भी लेना थी। सारी मालूमात के बाद वो अगले कदम के मुताल्लिक़ सोच ही रहा था कि फ़ोन की बेल बजी। हेलो, प्रेम भूषण यार, मैं सेठ बनवारी लाल बोल रहा हूँ बेटे। क्या उर्मी तुम्हारे पास आई हुई है? नहीं अंकल, आज तो उर्मी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो सुबह के 10 बजे शॉपिंग करने गई थी। दीनू से कहकर गई थी कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी, पर 2 बज गए हैं, वो अभी तक लौटी नहीं। तो अपनी किसी सहेली के चली गई होगी। आप चिंता मत करें, वो आ जाएगी। चिंता तो मुझे कभी नहीं हुई उसकी तरफ से, लेकिन वो जब भी बाहर जाती है दीनू को बता कर जाती है। आप चिंता न कीजिए अंकल, वो ठीक है, मैं कुछ देर और इंतज़ार कर लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। सिलसिला मुनक़ता हुआ तो प्रेम सोचने लगा कि उर्मी आखिर गई कहाँ। ठीक उसी वक्त दाऊद ने आकर बताया, छोटे मालिक, दारा और पीटर आए हैं, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। ठीक है काका, मैं उनसे बाहर ही मिल लेता हूँ। जब वो कोठी से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक स्टेशन वैगन वहाँ खड़ी है। दारा उसके करीब आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, लो मिस्टर प्रेम, ये इलायची खा लो और आराम से स्टेशन वैगन में बैठ जाओ। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जाओगे। कहाँ ले जाएंगे? कोहिनूर नाइट क्लब। दारा चौंका, लेकिन फ़ौरन ही संभल कर बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम तुम्हें कोहिनूर नाइट क्लब ही लेकर जाएंगे? बॉस का फ़ोन आया था। अच्छा, तो बॉस ने तुम्हें अड्डे का पता बता दिया? चलो फिर कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ। वो वैगन के अंदर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर पीटर बैठा था। दारा ने स्टेशन वैगन का दरवाज़ा बंद किया और वैगन चल पड़ी। अचानक दारा ने अपनी पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल लिया और प्रेम पर तान कर बोला, अपनी तलाशी दो। ले लो। दारा ने एक हाथ से उसकी तलाशी ली और फिर पिस्तौल अपनी जेब में डाल लिया। अभी वो ठीक से अपनी सीट पर बैठ भी ना पाया था कि अगली सीट से पीटर ने सीटी बजाई। दारा फिर अपनी जगह से उठा और प्रेम से बोला, कोहिनूर नाइट क्लब का नाम तो सारा शहर जानता है, लेकिन जिस रास्ते से हम तुम्हें लेकर जाते हैं वो रास्ता कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें भी नहीं जानना चाहिए। हमें मालूम है कि बॉस के फ़ोन की बात बिल्कुल झूठी है, पर घबराओ मत, मैं इस समय तुम्हारा जबड़ा नहीं तोड़ूंगा। फिर भी। इतना कहकर अचानक दारा ने अपनी खड़ी हथेली का वार कर ही दिया। प्रेम का जहन आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूबता चला गया। वो बेहोश हो गया था। प्रेम को जब दोबारा होश आया तो दारा और पीटर ने फौरन ही उसे उस हॉल में पहुंचा दिया था। वो शीशे के उसी कमरे में खड़ा था जिसमें कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देता था। कमरे में एक ही घूमने वाली कुर्सी रखी थी जिस पर थॉमस बैठा था। इस बार थॉमस कुछ उदास लग रहा था। चेहरा भी मुरझाया हुआ था और वो काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा था। उसकी कुर्सी के पास एक शख्स खड़ा था जिसे प्रेम पहचान ना सका। इनसे मिलो, ये हैं। उसकी बात को दरमियान में काटते हुए प्रेम ने अपने अंदाज से कहा, इनका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही शरीफ आदमी है और इनका नाम है रमेश डामली। क्यों मिस्टर डामली? प्रेम ने रमेश डामली की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रमेश ने एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ पर डाली और फिर अपने हाथ का पंजा आगे बढ़ा दिया। उसका पंजा अपनी भरपूर ताकत के साथ अचानक ही प्रेम के चेहरे पर पड़ा और अपना निशान छोड़ गया। प्रेम कई कदम पीछे हटकर लड़खड़ा गया। उसने जैसे संभल कर दोबारा अपने पाँव जमाए तो डामली ने कहा, मैं इसी तरह हाथ मिलाया करता हूँ, फिर कभी मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे ना तो तुम्हारे जिस्म में वो हाथ नहीं रहेगा और तुम किसी की तरफ हाथ बढ़ाने को तरस जाओगे। दारा और पीटर भी अब वहाँ आकर खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद डामली ने कहा, तुम्हें हमारे उस अड्डे का पता कैसे मालूम हुआ? प्रेम जल्दी से बोला, ये नाम नशे की हालत में मोहिनी के मुंह से निकल गया था और मैंने इसे अपने दिमाग में महफूज कर लिया था। और अपने दिमाग में तुमने क्या महफूज किया है? लगता है तुम्हें और भी बहुत कुछ मालूम है। हाँ, तो बताओ। पहली बात तो यह है कि ये थॉमस नहीं बल्कि डिसोजा है, वही डिसोजा जो 15 साल बाद भारत लौटा था। तुम वही डिसोजा हो जो मुझसे जहाज़ में मिला था और मुझे फिल्म बनाने के लिए एक अच्छा ऑफर दिया था। नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है, मैं थॉमस हूँ, डिसोजा नहीं। डिसोजा को कत्ल किया जा चुका है और तुम उसी कत्ल के चक्कर में बुरी तरह फंस चुके हो। नहीं मिस्टर डिसोजा, तुम्हारा कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि तुमने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अपने कत्ल का ढोंग रचाया था। मैं तुम्हारे उसी ढोंग में फंस गया था, लेकिन बाद में खुद ही डिसोजा अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। मैं जानता हूँ कि तुम रमेश डामली की शतरंज का एक मोहरा हो। उसने तुम्हें अपनी मुट्ठी में इस तरह जकड़ रखा है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। डामली बोला, चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि ने बिल्कुल ठीक काम किया है, लेकिन इससे तुम्हारी मौजूदा हालत पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? वो सरबरीदा लाश जबकि डिसोजा की थी नहीं और डिसोजा मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है, तो उसके कत्ल के जुर्म में मुझे कोई सज़ा नहीं मिल सकती।
मेरे दिलो दिमाग से वो खौफ निकल गया है मिस्टर डाम्बली, जिसे मुझ पर तारी कर दिया गया था। उस खौफ के निकल जाने से मैं अपने आप को बेहद आज़ाद महसूस कर रहा था। लेकिन एक बार जो हमारी मुट्ठी में आ जाता है ना, वो मरने के बाद ही आज़ाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। और हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हें कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। इतना कहकर डाम्बली ने पीटर और दारा की तरफ देखा। उसका इशारा पाते ही वो दोनों प्रेम को घसीट कर कमरे से बाहर ले गए और उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। इस बार उनका अंदाज पहले से मुख्तलिफ था। उन्होंने प्रेम को बेहोश नहीं होने दिया। काफ़ी मारपीट के बाद जब उसे दोबारा कमरे में लाए तो प्रेम के कपड़े तकरीबन फट गए थे और वो बुरी तरह हाँप रहा था। मेरा विचार है, अब तुम्हें होश आ गया होगा और तुम ये जान चुके होगे कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे हम तुम पर मेहरबान थे, इसीलिए 2 लाख की रकम बगैर किसी माहदे के तहत तुम्हारे हवाले कर दी ताकि तुम फिल्म की तैयारी कर सको। हाँ, और वो भी नेकीदार के जंगल में, जंगल के उस हिस्से में जहाँ रियासत नजीबाबाद का खजाना दफन है। प्रेम ने हाँपते हुए तंजिया लहजे में कहा। यह सुनते ही थॉमस अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। वो फटी फटी नजरों से प्रेम को देख रहा था। तुम्हें तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? थोड़ा सा दिमाग लड़ाया जाए ना तो सब कुछ मालूम हो सकता है, सब कुछ। लगता है तुम जरूरत से ज्यादा ही होशियार हो, इस बार डाम्बी ने चुपते हुए लहजे में कहा। फिर भी तुम ये कभी ना सोचना कि तुम्हारी गर्दन पर पड़ा हुआ फंदा हट गया है। हम जब भी चाहेंगे तुम्हारी गर्दन को गाजर मूली की तरह काट के किसी कूड़ेदान में फेंकवा देंगे, समझे? और तुम्हारी एक और दुखती रग पर तो हमने उंगली रख दी है मिस्टर प्रेम। अब सोचता हूँ कि उस रग पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ा ही दूं ताकि तुम चीख उठो। ये कहकर डाम्बी ने ताली बजाई। उसके साथ ही किसी औरत के चीखने की आवाज़ प्रेम के कानों से टकराई। वो फौरन ही पीछे घूमा। एक भयानक सूरत आदमी उर्मी को घसीट कर वहां ले आया था और उसे फर्श पर धकेल दिया था। उर्मी लड़खड़ाती हुई प्रेम के पैरों के पास आके गिरी। उसकी हालत देखकर प्रेम की रूह तक कांप उठी। उर्मी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और फटे हुए कपड़ों के अंदर से झांकते हुए जिस्म पर चोट के नीले नीले निशान साफ नजर आ रहे थे। मुझे मुझे बचा लो प्रेम, ये इंसान नहीं शैतान है, दरिंदे हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम इनकी बात मान लो। हाँ उर्मी, अब तो मुझे इनकी बात माननी होगी। मेरी भलाई भी इसी में है और अब तो इनके कब्जे में सचमुच ही मेरी जिंदगी है। अब मैं इनके कब्जे से निकल नहीं सकता। अब तो मुझे निकीदार के जंगल में शूटिंग करना ही पड़ेगी। ये सुनकर डाम्बली ने जोरदार कहका लगाया। आ गए ना सीधे रास्ते पर, हमसे भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी मंगेतर अब मेरे कब्जे में रहेगी। तुम वाकई निकीदार के जंगल में शूटिंग का ड्रामा रचाओगे। अब उर्मी उस फिल्म में काम नहीं करेगी, वो हमारी निगरानी में तुम्हारी मंगेतर की हैसियत से ही रहेगी। अगर तुम ज़रा सी भी गड़बड़ करोगे तो हम इसके साथ क्या सलूक करेंगे, इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहकर डाम्बली ने उस खौफनाक आदमी को कुछ इशारा किया जो उर्मी को घसीट कर यहाँ लाया था। उर्मी चीखती ही रह गई। वो दरिंदा उसे फिर से घसीट कर कमरे से बाहर ले गया। प्रेम पत्थर के किसी बुत की तरह चुपचाप खड़ा रहा। देखा, अब तुम्हें फिल्म की मुहूर्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने एक मूवी कैमरे का इंतजाम कर लिया है। हम नेकीदार के जंगल में कोई अच्छी सी जगह देखकर पड़ाव डालेंगे। तुम्हें इसके लिए महकमा जंगलात के बड़े अफसरों से इजाज़त भी लेना होगी। शूटिंग के लिए तुम्हें जितने भी मजदूरों की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। ठीक है। प्रेम की आवाज़ में शिकस्त थी, मगर वो जल्दी संभल कर बोला। लेकिन मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि खतरा तो मुझे भी होगा, ये बात भी साफ हो जानी चाहिए। तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिए गए हैं, उनमें से जो बचेगा वो तुम्हारा। लेकिन खजाने में से भी मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। इसका फैसला हमारा बिग बॉस करेगा। बिग बॉस? हाँ बिग बॉस। तुम उन्हें नहीं जानते, मैं उनके सामने सारा मामला रख दूंगा, फिर उन्हीं का फैसला आखिरी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी एक और बॉस भी बाकी है। मैं समझ गया कि अब मेरी जान इसी तरह बच सकती है कि मैं खजाना हासिल करने में तुम लोगों की पूरी पूरी मदद करूं। लेकिन बिग बॉस से मेरी सिफारिश करना तुम्हारा काम है। देखा जाएगा, अभी सिर्फ चंद दिनों में ये सारा काम तुम्हें कर लेना है। इसके बाद प्रेम को बेहोश करके उसकी कोठी में पहुंचा दिया गया। मोहिनी को फिर उसके साथ कर दिया गया था। इस बार उसे हुक्म दिया गया था कि वो परछाई की तरह प्रेम के साथ लगी रहे और उसकी एक एक हरकत की इत्तला रमेश डाम्बली को देती रहे। प्रेम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। एक बार उसने सोचा कि उर्मी के अगवा की इत्तला वो उसके डैडी सेठ जी को दे दे, लेकिन ऐसा करने पर तो उसे बहुत कुछ बताना पड़ता जो उसकी और उर्मी की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता था। वो उर्मी से बहुत मोहब्बत करता था। अपनी ज़िंदगी को तो ख़तरे में डाल सकता था, लेकिन उर्मी को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही सोचकर उसने सेठ जी को उर्मी के बारे में कुछ ना बताने का फैसला कर लिया। मोहिनी एक पल के लिए भी अब उसके पास से हटने को तैयार नहीं थी। सिर्फ चंद मौके ही ऐसे होते जब वो प्रेम के पास नहीं होती थी। प्रेम के दिमाग में रह रहकर एक ही बात आ रही थी, उर्मी दुश्मनों के कब्जे में थी और वो नहीं चाहता था कि उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। जब सारी असलियत उस पर जाहिर हो गई थी तो उसने सोचा था कि अब उसे राजेश से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन मोहिनी की वजह से उसे ये काम अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। मोहिनी को पीने की आदत थी और वो उसकी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ था।
वो जानता था कि अगर शराब में किसी तरह नींद की गोली मिला दी जाए तो कुछ देर के लिए उससे निजात पा सकता है। दाऊद के जरिए उसने नींद की गोलियां मंगवा ली। शराब और सोडे की बोतलें सरबंद होती हैं, इसलिए मोहिनी को इस किस्म का कोई डर ना था। इसके अलावा वो अंदर ही अंदर प्रेम की दीवानी भी थी। प्रेम ने बड़ी होशियारी से अपना काम कर दिखाया। जब मोहिनी छत पर आराम की नींद सो गई और उसकी नकलो हरकत पर भी कोई असर ना हुआ, तो वो छत से नीचे उतरकर अपने ऑफिस में आ गया। उसने जल्दी जल्दी एक तवील खत राजेश के नाम लिखा। काम की बातें उसने बड़ी तफसील से लिखी और फिर उस खत को एक लिफाफे में बंद कर दिया। लिफाफे पर उसने जज साहब का पता भी लिख दिया। फिर उसी वक्त उसने वो लिफाफा दाऊद के हवाले कर दिया और कहा, इसमें बहुत ही ज़रूरी कागजात है दाऊद काका। मैं 1-2 दिन में जब फिल्म की शूटिंग के लिए चल जाऊंगा ना, तो तुम इसे रजिस्ट्री करवा देना। ठीक है छोटे सरकार। दाऊद ने तायद में सर हिलाया और फिर वो फौरन ही छत पर आकर अपने पलंग पर लेट गया। थॉमस वाकई डिसोजा ही था, मगर अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया था, बल्कि बिजली के तेज झटके भी दिए गए थे। जब उसने चीख चीख कर यह एतराफ़ कर लिया कि वो धोखा नहीं देगा और निकीदार के जंगल में उस जगह तक बिग बॉस को ले जाएगा जहाँ खजाना छुपा हुआ है, तो उसे छोड़ दिया गया। निकीदार का घना जंगल अपने आप में एक अजूबा था। प्रेम को जो हुक्म दिया गया था उस पर उसने पूरी तरह अमल किया था। बिग बॉस रमेश डामली को हुक्म देता था और डामली प्रेम को ही हुक्म पहुंचा देता था। महकमा जंगलात से फिल्म की शूटिंग के लिए इजाज़त ले ली गई थी। इसके अलावा दूसरे इंतजाम भी हो चुके थे। इंतजाम भी क्या थे, शूटिंग का तो सिर्फ बहाना ही था। डामली ने अपने 2 दर्जन आदमियों को भी लोकेशन पर बतौर मजदूर ले जाने का फैसला किया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे फौरी तौर पर काम लिया जा सके। ज़रूरत का सारा सामान भी साथ ले लिया गया था। बिग बॉस ने एक नक्शा डामली को देते हुए कहा था, ये मंदिर देख रहे हो तुम, इसी मंदिर के खंडर के आसपास तुम अपना कैंप लगा लेना। कैंप थोड़े थोड़े फासले पर लगाना। हम, तुम, डिसोजा और प्रेम एक ही कैंप में रहेंगे। 4 आदमी डिसोजा और प्रेम की निगरानी करेंगे और उनकी ज़रा सी गलत हरकत पर उन्हें वो गोली मार देंगे। डामली ने सारा मामला अच्छी तरह समझ लिया था। इस काम में मोहिनी को भी शामिल कर लिया गया था। उसी नक्शे में पुलिस के 4 चेक पोस्ट भी दिखाए गए थे। वो चेक पोस्ट उस जगह से काफ़ी फासले पर अलग अलग थे, इसलिए वो जगह पूरी तरह से महफूज थी। वो जगह इसलिए भी पुलिस की नज़रों से महफूज थी कि वहाँ शूटिंग की बाकायदा इजाज़त ली जा चुकी थी। शहर से जंगल की सरहद तक सारा काफिला ट्रकों में पहले ही पहुँचा दिया गया था। फिर वहाँ से पैदल सफ़र करना था। उनके साथ एक छोटी सी पहाड़ी तैयार करने का भी तमाम सामान मौजूद था। सारा काम तेज़ी और फुर्ती से अंजाम दिया जा रहा था। यही बिग बॉस का हुक्म था। एक स्टेशन वैगन में बिग बॉस, रमेश और डिसोजा बैठे हुए थे। सामने की सीट पर 4 आदमी और थे, जिनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था। उन चारों के कंधों पर एक एक चादर भी थी। उसी वैगन के पीछे प्रेम की पुरानी कार थी। उस कार को पीटर ड्राइव करा था। पीटर के साथ वाली सीट पर मोहिनी थी और पिछले हिस्से में प्रेम था, जिसके बराबर में दारा बैठा था। सफ़र खामोशी से तय हो गया। जंगल की हद तक ही गाड़ियाँ जा सकती थीं। वहाँ से आगे उन्हें पैदल जाना था। वैगन और प्रेम की कार को जंगल के अंदर ले जाकर एक तरफ खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वो नाहमवार और ऊंची ऊंची झाड़ियों वाले रास्ते पर आगे नहीं जा सकती थी। चलो मिस्टर डिसोजा और विलियम, नीचे उतरो। डामली ने डिसोजा से कहा तो वो चुपचाप नीचे उतर गया। बिग बॉस को डिसोजा ने पहले दूर ही से देखा था और माइक्रोफोन से उसकी आवाज़ सुनी थी। वैगन पर उसने पहली बार बिग बॉस को इतने करीब से देखा था। उसके सर पर फ्लैट हेड था और आंखों पर स्याह चश्मा। डिसोजा की चालाक नज़रों से ये बात भी छुपी हुई नहीं थी कि वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। इसका मतलब यही था कि जो चेहरा सामने था वो असली चेहरा नहीं था। बिग बॉस की आवाज़ भी उसने पहली बार करीब से सुनी थी, जिसे सुनकर उसे ऐसा लगा कि ये आवाज़ उसने पहले सुनी है कभी। जानी पहचानी आवाज़ है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि उसने ये आवाज़ कब और कहाँ सुनी है। मंदिर के खंडर के पास खैमे नस्ब कर दिए गए थे। उन खैमों में ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। डिसोजा को इस बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर बिग बॉस को इस जगह का पता कैसे चला। अचानक उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। बिग बॉस की आवाज़ का राज भी अब उस पर खुल गया था। वो सोचने लगा कि बिग बॉस कोई और नहीं बल्कि बनवारी लाल है, क्योंकि बनवारी लाल ही इस जगह से वाकिफ़ था। 15 साल पहले बनवारी लाल इसी जगह उसके हाथों से बचकर निकल भागा था। डिसोजा समझ गया था कि अब इसकी एक नहीं चलेगी। अपनी जान बचाने का उसके पास एक ही रास्ता है कि बिग बॉस को वो जगह बता दी जाए जहां उसने खजाना छुपाया था। दिन गुजर गया था और शाम करीब थी, इसलिए खाने पीने के बाद सबको कैंपों में आराम करने के लिए कह दिया गया। एक खास खैमे में डिसोजा और प्रेम को कड़ी निगरानी में रखा गया था। उसी खैमे में बिग बॉस के साथ डामली भी था। हर खैमे में रोशनी के लिए एक एक पेट्रोमैक्स का इंतजाम किया गया था। मोहिनी को दारा और पीटर के खैमे में रखा गया। बाकी दूसरे मजदूरों को ये नहीं मालूम था कि उन लोगों का प्रोग्राम क्या है और इस शूटिंग के पीछे क्या राज है। तकरीबन वो सभी हर बात से बेखबर थे। सुबह ही से डिसोजा उस जगह की तलाश में लग गया था जहां उसने 15 साल पहले सुल्तान का खजाना छुपा दिया था। आज से 15 साल पहले उसने जो नक्शा यहाँ से जाते वक्त बनाया था वो उसके जहन में पूरी तरह महफूज था। उसने एक एक जगह और एक एक निशान को जहन नशीन कर लिया था।
काफ़ी तलाश के बाद आखिर वो उस चट्टान के करीब पहुंच ही गया जो 3 तरफ से नोकीली थी और जिसका पत्थर लाल रंग का था। वो चट्टान अब ज़मीन में काफ़ी धंस चुकी थी और उसके पास वाली ज़मीन अब बिल्कुल हमवार हो चुकी थी। अब वहाँ कोई गड्ढा नज़र नहीं आ रहा था। डिसोजा उस जगह पर झुक गया और अपनी उंगली से उसने एक जगह क्रॉस का निशान लगा दिया। ऐसा करते वक्त उसके चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। उसे ऐसा करना ही था, वरना बिग बॉस उसे जिंदा ना छोड़ता। जज विश्वनाथ ने रजिस्ट्री राजेश के हवाले करते हुए कहा, प्रेम और उर्मी का जीवन खतरे में है। इस खत में जो भी इशारे हैं वो बड़े काम के हैं। अगर हम सफल हो गए तो तुम्हारी तरक्की यकीनी है और मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है। तुम्हें बड़ी बुद्धि से कदम उठाना पड़ेगा। राजेश ने भी प्रेम की दी हुई चिट्ठी पढ़ ली थी और काफ़ी देर तक अपने डैडी से इस सिलसिले में सलाह मशवरा करता रहा। उसने अपने हुक्काम और मातहतों से भी बातचीत की। इसके बाद उसने एक मंसूबा बना लिया और फिर फौरन ही उस पर अमल भी शुरू कर दिया। जदीद हथियारों से लैस पुलिस के कई दस्तों ने अचानक एक रात कोहिनूर नाइट क्लब पर छापा मारा। पुलिस ने उस क्लब में होने वाले जुए को ही नहीं पकड़ा, बल्कि वहां से नकली शराब के कई ड्रम भी बरामद किए। वहां से तकरीबन 1 दर्जन पेशावर लड़कियां भी गिरफ्तार की गईं। इतनी होशियारी और खामोशी से छापा मारा गया था कि किसी को भी भागने का मौका न मिल सका। कोहिनूर नाइट क्लब के तमाम मुलाजमीन भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये सारी कार्रवाई आधी रात को अमल में लाई गई थी, जबकि सारा शहर आराम की नींद सो रहा था। सभी गिरफ्तार लोगों को कोतवाली भेज दिया गया। उनमें डामली को तलाश किया गया, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा था। राजेश के दिमाग में प्रेम के लिखे हुए खत का एक एक लफ्ज महफूज था। उसने एक इंस्पेक्टर से कहा, कोहिनूर नाइट क्लब के कुछ हिस्से अभी तक हमारी नज़रों से पोशीदा है। हमें वहीं तक पहुंचना है, खास तौर पर उस हॉल में जहां शीशे के 2 कमरे हैं। एक एक दीवार और एक एक अलमारी को बारीकी से देखा गया। हर अफसर इस काम में लगा हुआ था। आखिर उन्हें एक दीवार में बनी हुई अलमारी पर शक हुआ। राजेश ने उस दीवार को ही गिराने का हुक्म दिया। दीवार गिरती सामने एक छोटी सी गैलरी आ गई। यह देखकर राजेश ने अपने साथियों से कहा, आगे मत बढ़ो, इसी जगह रुक जाओ और अपनी अपनी टॉर्चें संभाल लो, क्योंकि हमें बिजली के पोल से बिजली का कनेक्शन ख़त्म कर देना है। मुमकिन है अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हों जो हमारे जानी दुश्मन हों। फिर उसके हुक्म पर बिजली के पोल से क्लब की इमारत का कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन कटते ही पूरी इमारत में अंधेरा छा गया। पुलिस वालों ने भारी पावर की टॉर्चें इस्तेमाल की तो शीशे के 2 कमरे उन्हें नजर आ गए और वो हॉल भी। हॉल के कोने में सीढ़ियां भी दिखाई दी। उन सीढ़ियों ने उन्हें एक छोटी सी सुरंग में पहुंचा दिया और फिर उस सुरंग ने उन्हें क्लब के पड़ोस वाले बंगले के पिछले लॉन में पहुंचा दिया। पुलिस ने उस बंगले को भी घेरे में ले लिया। उस बंगले के 2 अलग अलग कमरों से हुसन बानो और उर्मी को बरामद कर लिया गया। उस बंगले से 4 आदमी भी गिरफ्तार हुए, जिनके पास पिस्तौल और दूसरे हथियार थे। ये चारों उर्मी और हुसन बानो की निगरानी कर रहे थे। पुलिस के सिपाहियों ने उन चारों पर अच्छी तरह अपना हाथ साफ किया। मार खाते खाते जब वो थक गए तो उन्हें अपनी जुबान खोलनी पड़ी। उनमें से एक शख्स ने बताया, डामली निक्कीदार के जंगल में एक फिल्म की शूटिंग करने गया हुआ है। निक्कीदार का जंगल शहर से काफ़ी दूर नजीबाबाद के पास पड़ता है। हुसन बानो ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं निक्कीदार के जंगल के उस हिस्से से वाकिफ़ हूँ जहाँ वो लोग शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग तो सिर्फ बहाना है। मामला असल में उस खजाने का है जो नजीबाबाद के सुल्तान लेकर भाग रहे थे। वो खजाना आज भी उसी ज़मीन में दफन है, उसी जंगल में। शूटिंग की आड़ में उसी खजाने की तलाश हो रही है। 15 साल पहले जो वाक़यात गुजरे थे, हुसन बानो ने उन पर तफसील से रोशनी डाली। तमाम वाक़यात सुनकर राजेश की आंखों में एक तेज़ चमक लहराने लगी। प्रेम ने चिट्ठी में जो कुछ लिखा था वो हुसन बानो की बातों से हर्फ ब हर्फ सच साबित हो रहा था। राजेश का विचार था कि उसे जल्दी कोई कदम उठा लेना चाहिए। वो खजाना जिसे कुछ लोग हड़प कर लेना चाहते हैं अब भारत सरकार का है। उस खजाने पर अब किसी और का कब्जा कैसे हो सकता है। उसने निकीदार के जंगल पर धावा बोल देने का इरादा किया। चूंकि वो इलाका उसके इख्तियार में नहीं था और यह मामला बेहद संगीन था, इसलिए उसे आला हुक्काम से इजाज़त लेना पड़ी। निकीदार के जंगल में पुलिस के जो 4 चेक पोस्ट मौजूद थे, उन्हें वायरलेस के जरिए हुक्म दिया गया कि एसपी राजेश एक खास केस के सिलसिले में निकीदार के जंगल पहुंच रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसकी हर मुमकिन सहायता की जाए। फिर इस बात पर आपस में मशवरा हुआ कि राजेश के साथ कौन कौन जाएगा। एक नकली पहाड़ी तैयार करने का सामान साथ था। वो पहाड़ी कई हिस्सों में बटी हुई थी। लकड़ी, प्लाईवुड और पर्दों की मदद से उसे बनाया गया था। पहाड़ी के उस ढांचे को उन्होंने कीलों से ठोककर उस जगह की चारों तरफ खड़ा कर दिया जहां डिसोजा ने क्रॉस बनाकर खजाने की निशानदेही की थी। चट्टान समेत वो जगह पूरी तरह उस नकली पहाड़ी से ढक गई थी। दूसरे लफ्जों में उस जगह को पहाड़ी के घेरे में छुपा दिया गया था। इस काम के बाद गैर ज़रूरी लोगों को वहां से हटा देना मुनासिब समझा गया। बिग बॉस, डिसोजा, प्रेम, मोहिनी और डाम्बली को असली कार्रवाई का पता था। पीटर और दारा भी कुछ कुछ जानते थे। बाकी 7 आए मजदूरों को नहीं पता था कि वहाँ शूटिंग की आड़ में क्या होने वाला है। वो सब डाम्बली के हुक्म के गुलाम थे। उनमें 4 आदमी जो चादर में असलहा छुपाए हुए थे, उन चारों को रोक लिया गया और बाकी तमाम लोगों को शहर वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। उनसे कहा गया कि अड्डे पर उन्हें इनाम के साथ अंग्रेज़ी शराब की बोतलें भी मिल जाएंगी। वो चले गए। सब लोगों के जाने के बाद बिग बॉस डिसोजा से बोला, मिस्टर विलियम,
मेरा विचार है कि तुमने हमें सही जगह बताई है, क्योंकि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि अगर यहाँ से खजाना नहीं निकला तो हम तुम्हारी हड्डियों को सुरमा बना देंगे। इस मामले में अब तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। तुम अपना काम अंजाम दे चुके हो, इसलिए हम तुम्हें आराम करने की इजाज़त देते हैं। चारों असलहा बरदार में से दो ने प्रेम को अपने निशाने पर लेकर रखा था। बकिया दो डिसोजा पर निगाहें जमाए हुए थे। बिग बॉस ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर विलियम को तुम लोग हमारे कैंप में ले जाओ और हमारे अगले हुक्म तक इन्हें आराम करने देना। बहुत ही होशियारी से तुम लोग इन्हें अपनी निगरानी में रखना। अगर ये ज़रा भी गड़बड़ करे तो बेधड़क गोली मार देना। डिसोजा के पास कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिससे बिग बॉस को कोई खतरा होता। उनका कैंप अभी तक मंदिर के खंडर के पास ही लगा था। जिन दो आदमियों ने डिसोजा को अपनी निगरानी में ले रखा था, उनमें से एक ने उसे चलने के लिए कहा। डिसोजा चल पड़ा। वो दोनों अपने रिवॉल्वर संभालते हुए उसके पीछे चल दिए। डिसोजा चला गया तो डाम्बी ने उन दो को मुखातिब किया जो प्रेम के दाएं बाएं खड़े अपने लिए हुक्म के मुंतजिर थे। तुम दोनों अपने रिवॉल्वर अब अपनी जेब में रख लो, क्योंकि अब तुम्हें कुदाल और फावड़े चलाना है। प्रेम के लिए तो दारा और पीटर ही काफ़ी है। बिग बॉस ने काफ़ी देर बाद अपनी जेब से सिगार निकाला और उसे सुलगाने के बाद प्रेम से बोला, मिस्टर प्रेम, अब तुम कैमरा संभालो। मोहिनी इसी पहाड़ी के आसपास रक्स करेगी और तुम फिल्मबंदी का ढोंग रचाते रहोगे। हम इस कैमरे को भारी किराया देकर लाए हैं। तुम्हें जो 2 लाख रुपए दिए गए थे उनका अब कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अब अगर तुम चुपचाप अपना काम करते रहोगे तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। ये कहकर बिग बॉस ने एक लंबा कश लिया और फिर किसी हिदायतकार की तरह बोला, और अगर तुमको गलत हरकत करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। इसी के साथ साथ तुम्हारी मंगेतर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें जनाब, मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। शाबाश मोहिनी, अब तुम अपना किरदार अदा करो। मोहिनी रक्स के लिए तैयार हो गई और प्रेम कैमरे पर झुक गया। इस तरह गोया फिल्म का एक सीन फिल्माया जाने लगा। पहाड़ी के सामने मोहिनी नाच रही थी और पहाड़ी की दीवार के पीछे उस जगह को खोदा जा रहा था जहां डिसोजा ने खजाना छुपाया था। बिग बॉस को अब इस किस्म की एहतियात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस जंगल में उसे किसी से कोई खतरा नहीं था। लेकिन शायद वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने इतने बड़े झूठ का सहारा लिया था। डिसोजा बोझल कदमों से आगे आगे चल रहा था। मंदिर का खंडर अभी थोड़ी दूर था। नदी के करीब से गुजरते हुए अचानक डिसोजा एक जगह रुक गया। उसे इस तरह अचानक रुकता देखकर दोनों गुंडों में से एक ने पूछा, क्या बात है, रुक क्यों गए? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तुम कहो तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ? हाँ पी लो। डिसोजा आगे बढ़ा और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। डिसोजा ने पहले अपना मुंह हाथ धोया, फिर जूते उतारकर अपने पाँव धोने लगा। दोनों गुंडे एक तरफ खड़े उसे देख रहे थे। जल्दी करो, चुपचाप पानी पीकर वापस आ जाओ। आता हूँ भाई। डिसोजा अपने पाँव धोने लगा। तुमने पानी पीने के लिए कहा था, अब तुम हाथ पाँव क्यों धोने लगे हो? गुंडे की बात पूरी भी ना हुई थी कि डिसोजा यकायक अपनी जगह सोच ला। उसने पानी में छलांग मारी और डुबकी लगाकर एक तरफ चला गया। दोनों गुंडे एक पल के लिए तो दंग रह गए, फिर बड़ी तेजी से उनके हाथ चादर से बाहर आए। दोनों ने उस जगह का निशाना लेकर अपने अपने रिवॉल्वर चलाए जहां डिसोजा ने डुबकी लगाई थी। फायरों की आवाज़ गूंजी और रिवॉल्वर की गोलियां पानी में समा गईं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिर डिसोजा पानी में किस तरह गायब हो गया। वो दोनों चक्कर में पड़ गए। कुछ फासले पर डिसोजा ने अपना सर बाहर निकाला और फिर फौरन ही अंदर गायब हो गया। 2 गोलियां फिर चली। डिसोजा पानी के अंदर ही अंदर आगे बढ़ता हुआ पत्थरों की एक बड़ी चट्टान की ओट में पहुंच गया और अपना सर पानी से बाहर निकालकर कुछ देर तक सांस लेता रहा। उसी चट्टान की ओट से उसने देखा कि दोनों गुंडे नदी के किनारे बौखलाए हुए खड़े हैं। डिसोजा समझ गया कि उनका दिमाग काम नहीं करा। वो दोनों नदी के किनारे किनारे थोड़ी देर तक टहलते रहे और फिर वापस चले गए। उनके जाते डिसोजा पानी के अंदर ही अंदर किनारे की तरफ बढ़ने लगा। शूटिंग चल रही थी। मोहिनी रक्स कर रही थी और प्रेम कैमरे को यूं ही इधर उधर घुमा रहा था। पहाड़ी के अंदर खुदाई हो रही थी। खुदाई करने वाले उन दोनों गुंडों से उनके रिवॉल्वर ले लिए गए थे। बिग बॉस के आसपास दारा और पीटर चुपचाप खड़े थे। जब फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो वो सब चौंक उठे। बिग बॉस ने कहा, लगता है डिसोजा ने ज़रूर कोई गड़बड़ की है। कई गोलियां चली हैं। मेरा ख्याल है उन दोनों ने डिसोजा को मार दिया है। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो उनमें से कोई ना कोई हमें इत्तला देने ज़रूर आएगा। आपका हुक्म हो तो जाकर देखा हूँ। नहीं पीटर, इसकी ज़रूरत नहीं है। दोनों गुंडे दौड़ते हुए वहां आ गए। इस दरमियान मोहिनी थककर हाँफने लगी थी। कैमरे को रोककर प्रेम भी चुपचाप एक जगह बैठ गया था। क्या हुआ? वो हमें धोखा देकर भाग निकला बॉस। हमने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो पानी के अंदर ही अंदर ना जाने कहाँ गायब हो गया। भाग गया तो भाग जाने दो, लेकिन तुम बच गए, ये अच्छा नहीं हुआ। बिग बॉस ने पीटर को इशारा किया। पीटर ने आगे बढ़कर उन दोनों के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। इन हरामजादों को बता दो कि हमारे काम में गफलत करने वालों को क्या सजा मिलती है। बॉस का हुक्म पाते ही दारा अपनी जगह सोच ला। पीटर ने भी छलांग लगाई। दोनों गुंडे चीख कर एक तरफ लुढ़क गए। पीटर और दारा उनकी ठुकाई कर रहे थे। मार खाते खाते जब गुंडों का बुरा हाल हो गया तो वो दर्द और तकलीफ से चिल्लाने लगे। उनका शोर सुनकर बिग बॉस ने कहा,
तुम दोनों के मुंह से अब जरा भी आवाज निकली ना तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। काफी देर तक वो दोनों चुपचाप पिटते रहे, फिर बेहोश हो गए। दारा और पीटर ने उन्हें घसीटकर एक तरफ डाल दिया। अब ये 2 घंटे तक होश में नहीं आएंगे बॉस। अचानक डामली पहाड़ी के अंदर से निकलकर बिग बॉस के करीब आया और बोला, मिट्टी काफी रेतीली थी, एक बड़े संदूक का कोना नजर आ गया है। यह सुनकर बिग बॉस ने जोरदार कहका लगाया और फिर धीरे से बोला, इसका मतलब यह है कि खजाना अब हमारे हाथ आने ही वाला है। संदूक के आसपास की मिट्टी भी हटवा दो और गैस कटर निकाल लो, हमें उस संदूक को काटना होगा। डिसोजा पानी से निकलकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ मंदिर के खंडर तक पहुंच गया। ये खंडर अब पहले से कहीं ज्यादा खराब हालत में थे। वो पत्थर के उस बुत की तलाश में था जो कदीम लोगों के किसी देवता का बुत था। देवता की उसी मूर्ति के पास उसने मशीन गन और कारतूसों की पेटी छुपा के रखी थी। मूर्ति के पास वो जगह कुछ ऊंची थी, लेकिन मूर्ति के जरिए ही वो उस जगह को तलाश कर सकता था जहां उसने मशीन गन को एक प्लास्टिक कवर में डालकर दफन किया था। जब वो उन दोनों गुंडों के साथ कैंप की तरफ आ रहा था तो 15 साल कबल की तमाम बातें उसे याद आ रही थी। उसने जिम को ठिकाने लगाने के बाद उसका रिवॉल्वर, कारतूस, मशीन गन वगैरह सब कुछ प्लास्टिक के मजबूत कवर में डालकर उस जगह पर जिम का कोट पेस्ट कर दिया था और फिर उसी मूर्ति के पास दफन कर दिया था। जिम का कोट मजबूत जिम का था। वो जगह भी कुछ ऊंची, जमीन से ऊंची ही थी, इसलिए वहां पानी ठहर नहीं सकता था। उसने सोचा, मुमकिन है उस जगह पर वो हथियार अभी तक महफूज हो। अगर वो मशीन गन हाथ आ गई और उसके कारतूस काम कर गए तो वो एक बार फिर खजाने को पाने की पूरी कोशिश कर सकता है। यही ख्याल उसे खंडर के पास ले आया था। 15 साल पहले जब उसने वो हथियार वहां छुपाए थे, उस वक्त पूरे चांद की रात थी। अब दिन के उजाले में उसे उसी मूर्ति की तलाश थी। आखिर उसे वो मूर्ति मिल गई। वो मूर्ति अब अपनी जगह पर खड़ी नहीं थी, बल्कि जमीन पर औंधी गिरी हुई थी। ये इत्तेफाक ही था कि मूर्ति उसी जगह गिरी थी जहां उसने हथियार दफन किए थे। काफी ताकत सर्फ करके उसने मूर्ति को वहां से हटाया। मूर्ति का एक टूटा हुआ हाथ भी उसे मिल गया जो नोकीला था, किसी कुदाल की तरह नोकीला। पत्थर के उस नोकीले हाथ से उसने खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वो पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर कुछ ही देर बाद उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसके हाथ में जिम के कोट का कपड़ा आ गया था, लेकिन वो कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा ही था। जिम के कोट की हर तय वक्त के असर से गल चुकी थी। उसे यह देखकर हैरत हुई कि उस जगह मिट्टी के अंदर जरा भी नमी नहीं थी। वो जगह कुछ ऊंची थी और उसके चारों तरफ ढलान थी। फिर मूर्ति ने उस जगह गिरकर हथियारों तक पानी नहीं पहुंचने दिया था। उसे यह भी याद आया कि जिम जिस कोट को पहने हुआ था वो काफी लंबा था। इसी वजह से उस कोट की कई तहों ने उन हथियारों की हिफाजत की थी। भगवान की मदद शामिल हो तो कभी कभी नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है। ये उसकी किस्मत ही थी जिसने उसका साथ दिया था। 15 साल तक जमीन में दबे हुए हथियार उसे बिल्कुल सही सलामत मिल गए थे, क्योंकि वो बहुत ही मोटे और मजबूत प्लास्टिक के कवर में रखे थे। प्लास्टिक के मजबूत कवर पर जमीन की नमी का कोई असर नहीं हुआ था। हथियारों तक तो सीलन पहुंच नहीं सकी थी और ना ही मिट्टी। चमड़े के पट्टे भी महफूज हालत में थे। उसने बगैर कारतूसों के ही मशीन गन और रिवॉल्वर को चलाकर देखा। उसे यकीन हो गया कि वो पूरी तरह काम करने के काबिल है। ये देखकर उसका जी चाहा कि वो मारे खुशी के नाचने लगे। उसने हथियार संभाले और उछलकर खड़ा हो गया। एक बार चारों तरफ देखने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर बढ़ता ही चला गया।